शासन प्रबंध था, यानी उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था। तो बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन को हम 4 पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं। पहली सब हेडिंग रहेगी प्रिंसिपल्स ऑफ किंगशिप, यानी कि राजत्व का सिद्धांत। दूसरा रहेगा आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा रहेगा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। और चौथा रहेगा जुडिशियल सिस्टम। यानी कि पहले में हम बात करने वाले हैं कि किंगशिप का प्रिंसिपल क्या था, तो इसमें भी 5 बातें हम देखेंगे। जैसे डिवाइन राइट के बारे में पहले बात करेंगे, फिर ऑटोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, फिर ताज या क्राउन का जो प्रेस्टीज था उसके बारे में बात करेंगे, फिर ब्लड आयरन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, फिर सुल्तान की जो कर्तव्य परायणता होती है, डिवोशन टू द ड्यूटी ऑफ द डिवोशन टू ड्यूटी ऑफ द एम्परर, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो बलबन का जो स्टेट था उसमें शांति और व्यवस्था बनाने के लिए, और जो क्राउन था जिसकी प्रेस्टीज बिल्कुल डाउन हो रही थी, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, और एक कहना चाहिए एक रिजिड एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करने के लिए लगातार बलबन ने कोशिश शुरू की। हम जिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने वाले हैं, पूरा अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं, इसके लिए अगर एक वर्ड दिया जाए तो कह सकते हैं कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेमी सिविलियन था। सेमी सिविलियन और मिलिट्री, यानी कि अर्ध नागरिक और सैनिक। कैसे था ये हम देखते हैं। तो अब हम जो भी बात करने वाले हैं वो इसी वर्ड के एक्सप्लेनेशन का एक पार्ट होगा। तो सबसे पहली बात, तो पूरी जो पावर थी वो सारी की सारी किसके पास थी? सम्राट के पास, यानी सुल्तान के पास थी। और वो अपनी जो उसकी आज्ञा हुआ करती थी बहुत उसको दृढ़ता से पालन करवाता था। किसी भी ऑफिसर को अपने विवेक से काम करने का अधिकार नहीं था। जितना कहा गया है उतना ही करने का उसको अधिकार था। हर क्षेत्र में सुल्तान की आज्ञा से काम होता था, और उसकी जो पॉलिसी थी वो ब्लड और आयरन पॉलिसी थी। यानी कि जहाँ पे दबाना होगा विद्रोह को, जहाँ व्यवस्था बनानी होगी तो उसके लिए तलवार चलानी पड़े तो चला दिया जाए, खून बहाना पड़े तो बहा दिया जाए, लेकिन व्यवस्था बननी चाहिए। बर्नी लिखते हैं हिस्टोरियन कि जब वो सिंहासन पे बैठा तो उसने एक सिंहासन को एक नया तेज प्रदान कर दिया। उसने जो शासन व्यवस्था कायम की और उन संस्थाओं की क्षमता को पहले के जैसे इस्टेब्लिश किया जो इल्तुतमिश के टाइम पे कभी हुआ करती थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, उस तरीके से दोबारा से उसने रिस्टोर किया। और सरकार की जो प्रतिष्ठा थी और सत्ता थी उसकी फिर से स्थापना हुई। उसके नियम कठोर थे, संकल्प उसका दृढ़ था। तो इसलिए जितने भी ऊंचे और नीचे व्यक्ति थे सब ने सत्ता के सामने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। लोगों के दिल में उसका आतंक बैठ गया था। लेकिन यहाँ पे 2 बातें थी जिसने इस आतंक को विद्रोह में नहीं, आतंक की वजह से विद्रोह नहीं होने दिया। वो था जस्टिस, और दूसरा था पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि जो भी ये कर रहा था उसका इंटेंशन था पब्लिक वेलफेयर और जस्टिस। तो ये 2 चीज़ें थी जिसने इस आतंक को भी रिवोल्ट में कन्वर्ट नहीं होने दिया। इस वजह से जो पब्लिक थी वो उसके फेवर में हो गई और उसके सिंहासन की कट्टर समर्थक बन गई। अब हम बात करते हैं कि इसका राज्यत्व का सिद्धांत क्या था, यानी कि किंगशिप का इसका क्या डॉक्ट्रिन था, क्या प्रिंसिपल था। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन राइट की। किंग के डिवाइन राइट के बारे में इसका कॉन्सेप्ट क्या था। तो बलबन का ये मानना था कि जो राजा होते हैं, राजा जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जो राजा का हृदय है उसमें ईश्वरीय कृपा का पूरा भंडार होता है। तो इस हिसाब से राजा और जो आम इंसान है उसमें कोई सिमिलरिटी है नहीं। बलबन का ये मानना था कि जो राजत्व उत्तराधिकार जो होता है वो शक्ति से नहीं मिलता है बल्कि ईश्वर की इच्छा से मिलता है। और बलबन का ये मानना था कि जो भी राजा के जो भी कार्य होते हैं वो
ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं। तो इस तरीके से सम्राट का जो पद है वो पवित्र और उच्च होता है। तो ये सब जो राजत्व का सिद्धांत था डिवाइन राइट वाला, ये उसने कहना चाहिए कि इंट्रोड्यूस किया। फिर अगली बात करें ऑटोक्रेसी के बारे में, तो ऑटोक्रेसी को कैसे ये जस्टिफाइड करता था। इसका मानना था कि सुल्तान के जो अधिकार होते हैं वो असीमित होते हैं। उसका मानना था कि जो राजा होता है उसके ऊपर केवल ईश्वर का ही कंट्रोल होता है और किसी का नहीं। तो इस तरीके से राजा यदि चाहे तो शांति और व्यवस्था बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और जो जनता होती है उसको राजा की आज्ञाओं को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट उसने लागू करवा के अपनी जो कहना चाहिए कि पावर है और प्रेस्टीज है, दोनों को ही बहुत ऊंचा कर लिया। फिर अगली बात है कि ताज के प्रतिष्ठा में उसने कैसे वृद्धि की। तो ताज यानी कि गद्दी का जो प्रेस्टीज डाउन हो चुका था उसको उठाने के लिए, जैसा कि हमने पहले भी बात कर ली, कि वो जैसे ही सुल्तान बना बड़ा सीरियस रहने लगा, सिंपल लोगों से मिलना जुलना बंद, और जो हायर पोस्ट होती थी उसमें उच्च कुल के लोगों को अपॉइंट करता था, और जो निचले कुल के लोग होते थे उनको वो घृणा की दृष्टि से देखता था। और उसके कोर्ट के दरबार के एक सर्टेन रूल्स थे, अगर जिनका वॉयलेशन हुआ तो बहुत कठोर दंड देता था। एक उसने ड्रेस कोड बना दिया था, सबके लिए ज़रूरी था, और कोर्ट में कोई भी ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकता। और दरबार को बहुत ज़्यादा भव्य और सुशोभित बना दिया था। हिस्टोरियन लेनपूल कहते हैं कि उसका जो दरबार है इतना भव्य था, इतना शानदार था, लोग दूर दूर से पैदल चल के उसको देखने आते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे एशिया के जितने भी फेमस दरबार होते थे उसमें इनकी गिनती होती थी। तो बर्नी कहते हैं कि सुल्तान बलबन जो है उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा नॉलेज था। वो मलिक से खान बना था और खान से सुल्तान बना था। उसकी जर्नी बिल्कुल डाउन से लेकर के पूरा कहना चाहिए कि नीचे से बिल्कुल ऊपर तक गया था, ग्राउंड लेवल से उठा था वो। तो उसने पहले और दूसरे साल जब वो सुल्तान बना तो पहले और दूसरे साल बहुत ठाठ बाट और पूरा वैभव का प्रदर्शन किया, और लोग 200 कोस दूर से लोग आते थे देखने के लिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, और देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते थे। और इसके पहले जितने भी सुल्तान हुए हैं किसी ने भी इतना प्रदर्शन नहीं किया ठाट बाट का। तो इस तरीके से कहना चाहिए कि सिंहासन का जो सम्मान और गौरव की जितनी उसने रक्षा की, उस तरीके से किसी और के लिए किसी भी सुल्तान ने ऐसा नहीं किया था। उसने कभी भी जो निचले कुल के लोग होते हैं उनसे बातचीत कभी नहीं की, और कभी भी अपने जो उसके परिचित वाले भी लोग थे या कोई जो उसके फ्रेंड थे उनसे कभी भी वो ज़्यादा घनिष्ठ नहीं बना, किसी से ज़्यादा क्लोज नहीं। और ना तो किसी का मजाक उड़ाना उसके दरबार में अलाउ था, और ना ही वो खुद किसी का मजाक उड़ाता था। और ऐसा कहते हैं कि जब तक वो सुल्तान था तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी अपने परिचित वाले व्यक्ति के लिए किसी ऑफिसर रैंक पे अपॉइंट करने के लिए उसे सिफारिश करने का साहस कर सके, क्योंकि जो भी ये रूल बनाता था उसको खुद बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। तो इस वजह से इतना नैतिक बल आ गया था कि जो बाकी लोग थे उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। फिर इसके बाद अब इसकी ब्लड और आयरन पॉलिसी की बात करते हैं। तो हिस्टोरियन लेनपोल लिखते हैं कि ये गुलाम, भिश्ती यानी जो पानी पिलाने वाला होता है, और शिकारी और कमांडर, पॉलिटिशियन, सुल्तान, ये सब कार्य थे जो इसने अपने जीवन में किए थे। तो इस तरीके से जितने भी अब तक के दिल्ली के रूलर हुए थे उसमें से कहना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन था। तो सुल्तान जो है बनने के बाद 20 साल तक उसने
ब्लड और आयरन पॉलिसी जो है लोगों के दिमाग में, जहन में बिठा दी थी। अपने जो अपोनेंट होते थे वो किसी भी तरह की उससे लीनियंसी नहीं रखता था, उसका निर्दयता से दमन करता था। और जैसा कि हमने ऊपर देखा ही है, चहलगामी या चालीसा का जो ग्रुप था उसको इसने ख़त्म किया, मेवातियों को किस तरह से ख़त्म किया, या दोआब के हिंदुओं को ख़त्म किया, कटेहर में हिंदुओं को ख़त्म किया, बंगाल में विद्रोहियों को दमन किया। तो ये सब जो इसने जिस जो तरीका अपनाया इन सब चीज़ों को टैकल करने का, वो तरीका क्या था? ब्लड और आयरन पॉलिसी का था, यानी कि तलवार चला दो और खून बहा दो, लेकिन व्यवस्था बननी चाहिए। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये है कर्तव्य परायणता, यानी कि इसका मानना था, बलबन का ये मानना था कि जो सम्राट होता है, जो सुल्तान होता है, उसको कर्तव्य परायण होना चाहिए। मतलब जो उसकी ड्यूटी है, उसके लिए सुल्तान को हमेशा लगे रहना चाहिए। और उसमें केवल मुस्लिम प्रजा जनता के लिए नहीं, बल्कि पूरी जनता के लिए डेवलपमेंट कैसा हो, सबका साथ सबका विकास, इस तरीके से होना चाहिए, ऐसा बलबन का मानना था। अपने जो उसका बेटा था, जो बड़ा प्यारा बेटा था मोहम्मद, तो उससे ये कर्तव्य परायणता के बारे में उसने कहा था कि अपना जो ड्यूटी है उसको हमेशा इम्पोर्टेंस देना, और कभी भी अपने बैड बिहेवियर से जो प्रेस्टीज है, रूलर की प्रेस्टीज है, उसको गिरने मत देना। और ख़ुद भी उसने हमेशा पूरे जीवन भर बलबन ने इसका पालन किया। अब आप इस कर्तव्य परायणता को इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसका जो ये बेटा था मोहम्मद, ये इसका फेवरेट था। कई बेटे थे, उसमें से ये बड़ा प्रिय था। और जब इसकी डेथ हुई और इसकी जब खबर दरबार में लोग देने आए, तो इसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जबकि अंदर से ही बिल्कुल टूट गया था। और फिर उसके बाद दरबार जब ख़त्म हो गया, तब फिर ये अकेले में जाकर के फूट फूट के रोया था। तो कहने का मतलब ये है कि अपने इमोशंस को सबके सामने एक्सप्रेस नहीं करने देता था, जिससे कि जो सुल्तान है उसकी जो प्रतिष्ठा है वो बनी रहे। फिर अगली बात हम बात करते हैं आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस बलबन ने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया वो इसी तरफ दिया। कुतुबुद्दीन के टाइम पे जो तुर्की सैनिक हुआ करते थे, उनको जो वो सर्विस देते थे उसके बदले में उनको क्या मिल जाता था? जागीर मिल जाती थी। तो इस तरीके से पैसे ना दे करके जागीर देने की जो ये प्रथा चल रही थी, तो इसकी वजह से ज़्यादातर जो लैंड थी, स्टेट की जो लैंड थी, वो किसके पास चली गई थी? सैनिकों के पास। और अब कई जनरेशन से ये हो रहा था, तो पहले के सैनिक बूढ़े भी हो चुके थे, तो बहुत सारे ऐसे बूढ़े सैनिक जो कभी 100 साल पहले जब उन्होंने सर्विस दी थी, अब उनको जागीरें मिल गई थी। अब लेकिन वो किसी काम के थे नहीं, आर्मी के किसी काम के नहीं थे। तो इस तरीके से इसकी नज़र थी कि ये जो ज़मीन है, अब इसको किसी तरह से निकाला जाए। तो उसने, और कई बार ऐसा भी हुआ कि भाई बहुत सारे सैनिक जिनको जागीर मिली थी, अब उनकी डेथ भी हो गई थी। अब उनकी जो विधवाएं हैं या उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके अब वो अधिकार में ज़मीन है। तो इस ज़मीन को वो निकालना चाहता था, और उसके बदले में वो पेंशन देना चाहता था। कैश पेमेंट देंगे, लेकिन अब आपको ज़मीन नहीं दी जाएगी। तो उसने ये आदेश जारी कर दिया कि भाई अब से ज़मीन उनकी नहीं रहेगी, उसके बदले उनको पेंशन मिलेगी। लेकिन अब आप ही सोचिए कि कल तक आपको ये पता हो कि आपके पास इतनी ज़मीन है, और अचानक से सरकार की तरफ से आदेश आ जाए कि नहीं भाई, अब ज़मीन आपकी नहीं है, उसके बदले में सरकार आपको पेंशन देगी। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ हो जाए, अपनी ज़मीन का वो छोटा सा भी टुकड़ा बेचना नहीं चाहते। और यहाँ तो आदेश आ गया था कि ज़मीन आपकी है ही नहीं अब। तो समझ सकते हैं कितना लोग मतलब असंतुष्ट हो गए होंगे। तो इस वजह से फिर बहुत सारे लोगों ने, जो दिल्ली के कोतवाल थे उस टाइम के, काजी फ़खरुद्दीन, उससे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई ये आदेश को आप कहिए कि वापस लें सुल्तान। तो सुल्तान से सिफारिश की गई, और उसने ये समझा कि हाँ, बात आम इंसान के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उसने फिर कहा कि ठीक है, चलिए इतना हम चेंज कर देते हैं कि जब तक
जो बूढ़ा सैनिक जो अब अपनी सर्विस नहीं दे सकता है, जब तक वो जीवित है तब तक वो जो जागीर है और उस जागीर से जो इनकम होती है उसको वो उसका यूज़ कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलैक्सेशन उसने दिया। फिर इसने पूरा ध्यान लगाया कि भाई जो सैनिक हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाए, और इसी के टाइम पे जो हॉर्स हुआ करते थे उनको दागने की प्रथा भी शुरू की। क्योंकि क्या हुआ करता था कि जो घोड़े होते थे, तो कई बार ऐसा हो जाता था कि जो अच्छी क्वालिटी की घोड़े हैं जो कि आर्मी में जिनका काम होता है, तो उन घोड़ों को लोग बदल दिया करते थे और उनकी जगह अच्छी ख़राब क्वालिटी वाले घोड़े वहाँ पे सेना में डाल देते थे। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए जो घोड़े होते थे उनकी ब्रांडिंग शुरू की गई। मतलब उसमें उसमें कुछ ऐसा मार्क बना दो जिससे कि क्लियर पता चल जाए कि भाई ये जो है ये घोड़ा अच्छी क्वालिटी वाला है। तो इसी तरीके से उसने हुलिया या चेहरा भी स्टार्ट किया। इसका मतलब होता था एक तरह से ये आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम था, यानी कि सभी सैनिकों का पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखा होता था कि भाई अब एक क्लर्क इसके लिए बनाया गया था, वो क्लर्क सारे रिकॉर्ड रखता था। तो इस चीज़ को कहा गया हुलिया या चेहरा, कि सबका रिकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए। तो ये दो चीज़ें इसने इंट्रोड्यूस की, एक तो दाग वाला सिस्टम यानी ब्रांडिंग वाला, और हुलिया या चेहरा वाला सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो गुप्तचर विभाग था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, वो कैसा था। तो कह सकते हैं कि जितने भी अब तक सुल्तान रहे हैं, इस टाइम पे इस टाइम पे जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा सुचारू रूप से व्यवस्थित बनाया गया। उसने हर डिपार्टमेंट में, स्टेट का जितना भी डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट में अपने गुप्तचर रखे थे, जासूस रखे थे, और डेली बेसिस पे उसको रिपोर्टिंग किया करते थे। और अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी ने अपने काम को ठीक तरीके से नहीं किया, तो फिर पनिशमेंट बहुत खतरनाक थी। जैसा कि बदायूं का जो इनका ऑफिसर था, जो जासूस था, उसने ठीक तरीके से रिपोर्टिंग नहीं की थी। वहाँ के रूलर की, लोकल रूलर की रिपोर्टिंग सुल्तान के पास ठीक से नहीं की, सही नहीं की, तो उसको मार करके नगर के फाटक पर लटकवा दिया था, जिससे कि लोगों के पास मैसेज जाए कि भाई अगर अपना काम ठीक से नहीं करोगे तो क्या सज़ा मिलेगी। और जो इस टाइम पे जासूस हुआ करते थे उनको कैश पेमेंट मिलता था, और उनका जो स्टेट के रूलर्स हुआ करते थे उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था, या जो आर्मी के ऑफिसर्स होते थे उनका इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता था। बिल्कुल जैसा आज भी होता है कि जो रॉ या जो आईबी है उसमें जो स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, या आर्मी का भी उनसे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, आर्मी का भी इनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। ये पूरी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से उस टाइम पे भी बलबन ने यही काम किया था। अब बात करते हैं जुडिशियल सिस्टम की, जुडिशरी की बात करते हैं, न्याय व्यवस्था की। तो बलबन की जो न्याय व्यवस्था थी बहुत कठोर थी, और बिल्कुल कहना चाहिए कि नॉन पार्टीशन वाली थी। पक्षपात इसमें बिल्कुल नहीं था, और जो अपराधी हुआ करते थे खतरनाक उनको पनिशमेंट मिलती थी। और जब पनिशमेंट दिया जाता था तो ये नहीं देखा जाता था कि उसका स्टेटस क्या है, उसकी उसकी अवस्था क्या है, या मेल है या फीमेल है, इससे कोई मतलब नहीं। तुमने अपराध किया है, अब तुमको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि बदायूं का जो रूलर था मलिक बकबक, वो एक प्रभावशाली अमीर था उस टाइम पे। उसके पास 4,000 घुड़सवार रखता था, इतनी उसकी पावर थी। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसने गलती की। उसने अपने नौकर को कोड़ों से मरवाया था, और कोड़ों से मरवाया था जिससे उसकी डेथ हो गई थी नौकर की। अब इस वजह से जब उसकी विधवा स्त्री ने सुल्तान से जाके न्याय की गुहार मांगी, तो बलबन ने फिर रूलर को बुलवा के विधवा के सामने उसको कोड़े लगवाए, और फिर उसके बाद इस तरीके से उसने अपना न्याय दिया। इसी तरीके से ऊपर हम
पहले भी बात कर चुके हैं कि जो अवध का जागीरदार था हैबत खान, उसने शराब के नशे में अपने नौकर को मार दिया था। तो उसके पनिशमेंट के लिए उसको 500 कोड़े लगवाए। और उसके बाद जो विधवा थी, जिस जिसके नौकर की जो वाइफ थी, उसको फिर उसको दे दिया और कहा कि भाई ये जो हत्यारा है ये मेरा गुलाम था लेकिन अब तुम्हारा है। और जैसे इसने तुम्हारे पति को चूरा भोंक के मारा था वैसे भी तुम भी इसको मार डालो। हालांकि बाद में हैबत खान उसको लगभग 20,000 टका दे करके उसने मतलब अपने आप को बचाया, लेकिन बाद में वो पूरा जीवन भर उसने घर से निकला नहीं, फिर वो बेइज्जती के मारे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई जो जुडिशियरी वाला सिस्टम था बहुत टाइट था। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की, बलबन का। अब हम करते हैं इवैल्यूएशन। तो ऐसा है कि दिल्ली के जितने भी मेडावल हिस्ट्री के सुल्तान हुए हैं उसमें बलबन का जो कहना चाहिए प्लेस है बहुत ऊंचा है। 40 साल तक उसने दिल्ली सल्तनत को अपनी सर्विस प्रोवाइड की, जिसमें से शुरुआत का जो टाइम है आधा वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे, हाँ, मुख्यमंत्री के तौर पे, और उसके बाद का जो टाइम था सुल्तान के तौर पे। नासिरुद्दीन जब रूल कर रहे थे तो असली पावर बलबन के पास ही थी। तो इस तरीके से उस वाले टाइम को और उसका जो ऑफिशियल रूलिंग पीरियड था सुल्तान वाला उसको मिला करके 40 साल ये बोला जा रहा है। तो उस टाइम पे जो तुर्की साम्राज्य यहाँ दिल्ली सल्तनत में चल रहा था उसको उसके ताज का जो पद था उसको प्रतिष्ठित किया और मंगोल का जो अटैक हो रहा था उससे इसको प्रोटेक्ट किया। उस समय कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पूरी पूरी तरह से लड़खड़ा रहा था। तो ज़रूरत थी जो उसकी ब्लड और आयरन की पॉलिसी थी वो उस समय के टाइम के हिसाब से थी। जैसे कि हिस्टोरियन ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि बलबन का जो 40 साल का जो एक्टिव जो पीरियड था ये मेडावल हिस्ट्री में बहुत अनूठा है। और उसने जो राजपद का जो गौरव है उसको बढ़ाया और ब्लड और आयरन पॉलिसी को अडॉप्ट करके शांति और सुव्यवस्था स्थापित की, ऐसा कहना है किसका, ईश्वरी प्रसाद का। तो चलिए अब हम इन इसके इवैल्यूएशन करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं, एक एक करके बात करते हैं। जैसे बात करेंगे पर्सनैलिटी की, तो अब पर्सनैलिटी का पता इस बात से चलता है कि गुलाम था ये, और गुलाम से कहाँ तक पहुँच गया, सुल्तान तक। शुरू से ही वो अपने जो स्वामी होते थे उसका बड़ा वफादार रहा, उसकी स्वामी भक्ति पे कोई शक नहीं था। नासिरुद्दीन की उसने 20 साल तक सेवा की और नासिरुद्दीन को अगर ये बलबन ना मिला होता तो उसका 20 साल तक इस तरीके से रूलिंग जो था वो चल नहीं पाता। फिर उसके बाद वो अपने परिवार के लोगों से भी बहुत प्यार करता था। ये इससे पता चलता है कि जो उसका शहजादा मोहम्मद, उसका सबसे फेवरेट जो बेटा था, उसकी जब डेथ हो गई मंगोल से फाइट करते हुए, जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद बहुत दुखी हो गया और इतना दुखी हुआ कि उसके 1 साल के अंदर ही इसकी खुद की डेथ हो गई। तो ये तो बात हो गई पर्सनैलिटी के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कैसे इसको हम आंक सकते हैं। तो देखिए, प्रशासक के रूप में बलबन जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्लड आयरन पॉलिसी पे बेस्ड था और पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक सिस्टम था और अपने जो ओपोनेंट होते थे उनको पूरी तरह से दमन कर देता था, आतंक पैदा कर देता था। और जो उसके शत्रु होते थे उसको जो दंड देता था वो जितनी आवश्यकता होती थी उससे भी ज़्यादा का हुआ करता था, मतलब पनिशमेंट जितनी होनी चाहिए उससे वो ज़्यादा दिया करता था। तो इस वजह से बड़ा आतंक फैला हुआ था। और उस समय क्योंकि उस वो जो टाइम पीरियड था जिस टाइम पे बलबन था, उस टाइम पे अगर शांति और व्यवस्था बनानी है तो कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा हार्ड होना पड़ता, इतना हार्श होना पड़ता। अगर इतना इतना हार्श पनिशमेंट नहीं होती तो शायद व्यवस्था नहीं बन पाती। तो कह सकते हैं कि बलबन जो है शांति और व्यवस्था स्थापित करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, मंगोल से दिल्ली को बचा के रखा। और जो बलबन के पहले के जो
सुल्तान थे उनकी वजह से, रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था उसके बाद का जो टाइम पीरियड था, तो उसमें बड़ा उठा पटक का दौर था। तो उस दौर में जो ताज की प्रतिष्ठा गिर गई थी। अब ऐसे समझ लीजिए कि इल्तुतमिश के जितने बेटे हैं सारे के सारे नकारा थे और रजिया को फिर सुल्तान बनाया गया। तो अब इस वजह से जो सुल्तान का जो पद है उसकी प्रतिष्ठा बिल्कुल गिर रही थी। तो उसको जनता के लिए, उनकी जनता के मन में कोई सम्मान नहीं बचा था। तो दोबारा से बलबन ने उस सम्मान को दोबारा से कायम किया। फिर बात करें एक सोल्जर के तौर पे या एक कमांडर के तौर पे, तो कहेंगे कि वो बिल्कुल क्वालिफाइड, योग्य सैनिक था और कुशल सेनापति था। अब ये बात और है कि बलबन ने अपने जो एम्पायर है उसको एक्सपैंड नहीं किया, और क्योंकि एक्सपेंशन नहीं किया तो कई बार कुछ स्कॉलर्स इसको ये मानते हैं कि वो एक अच्छा सैनिक नहीं था, एक अच्छा सेनापति नहीं था। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके टाइम पे जिस तरीके से विद्रोह हो रहे थे, तो उस समय ज़रूरत यही थी कि उन विद्रोहों को दबाया जाए, और उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल भी रहा। तो इस तरीके से फिर मंगोल पे भी अटैक नहीं रहा, मंगोल के अटैक को उसने रोक करके रखा, दिल्ली पे अटैक होने नहीं दिया। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि उसके अंदर पूरा जो सैनिक संगठन करने की जो क्षमता थी वो अच्छी थी, और आर्मी में जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए वो कायम था। और जो आर्मी का जो सिस्टम है, जैसा कि हमने देखा दाग वाला सिस्टम या हुलिया वाला सिस्टम, उन सब नई चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करके उसने जो कहना चाहिए कैपेसिटी जो आर्मी की वो बढ़ा दी थी इसने। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं उसके रिलीजन को लेकर के। तो वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वो इस्लाम के द्वारा जो निर्धारित कर्तव्य हैं उसका बड़ा केयरफुल होकर के उसको फॉलो करता था, और उलेमाओं का तो हमने जैसे पहले देख ही लिया है कि रिस्पेक्ट बहुत करता था, और उनसे लगातार जो धार्मिक मसले होते हैं उसमें उनसे उसका डिस्कशन चलता रहता था। और जब कहते हैं खाना खाता था तो खाना खाते समय भी उलेमाओं से पूरा घिरा रहता था। लेकिन वो बाकी की जो जनता है जिनका धर्म दूसरा है, उसके प्रति उसका जो व्यवहार था वो असहिष्णु था, इनटॉलरेंट था। और इस वजह से कह सकते हैं कि ये धर्मांध, फैनेटिक वर्ड इसके लिए यूज़ करना गलत नहीं होगा। उसके अंदर बिल्कुल भी जो कहना चाहिए मानवोचित सहानुभूति है उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। और खुद तो शराब नहीं पीता था, और रेगुलर जो है तो नमाज पढ़ता था। और इसका मानना था कि जो तुर्की नस्ल है वो सबसे श्रेष्ठ है, और जो गैर तुर्की जो लोग हैं, मुसलमान हैं, उनको वो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी पोस्ट देना वो ठीक नहीं समझता था, और जो इंडियन मुस्लिम थे उनको भी अच्छी पोस्ट देने के पक्ष में नहीं रहता था। तो इस तरीके से कहना चाहिए कि वो उलेमाओं को तो उसने पॉलिटिक्स से सेपरेट कर ही दिया था। तो इस तरीके से अपने धर्म के लिए कट्टर था, और बाकियों के लिए उस तरीके से उनको योग्य नहीं मानता था, है ना। बहुत एक्सट्रीम नहीं यहाँ पे कहेंगे। इसके पहले जो और इन्वेडर दूसरे जो हुए हैं मुस्लिम, जैसे महमूद गजनबी या गौरी, उनकी तुलना में तो बहुत यहाँ पे अच्छी स्थिति है ना। लेकिन फिर भी जो एक पूरी तरह से लिबरल जो एटीट्यूड है वो भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी पहले वाले जो इन्वेडर्स थे उनकी तुलना में तो कह सकते हैं कि धार्मिक जो इसकी मान्यताएं हैं उतनी धर्मांध नहीं हैं, उतना एक्सट्रीम लेवल तक नहीं है। फिर बात करते हैं कि लिटरेचर और आर्ट के बारे में। तो ऐसा है कि अब सेंट्रल एशिया से जितने भी स्कॉलर्स आते थे उन सबको ये अपने यहाँ शरण देता था, और उस टाइम पे मंगोल के अटैक की वजह से सारे भाग भाग के इधर इंडिया साइड आ जाते थे। तो उसके पूरे भोजन और आवाज़ की पूरी व्यवस्था करता था। अमीर खुसरो उसके दरबार में शोभा पाते थे, और आर्किटेक्चर में भी इसका बड़ा प्रेम था। ये इस बात से पता चलता है कि जब ये सुल्तान नहीं था तब
इसने वहाँ दिल्ली में अपने लिए लाल महल बनवाया था, भव्य निर्माण करवाया था। हालांकि अब वो उतना, अब उसके अवशेष बचे हुए हैं। और इसी तरीके से दिल्ली में मकबरे को भी इसने बनवाया था, जो पूरी तरह से प्योर इस्लामिक जो स्टाइल है उसमें बना हुआ है। और जितने भी उस टाइम के मकबरे बने थे उसमें जो मेहराब होती है उसमें बड़ी अच्छी, कहना चाहिए सर्वोत्तम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका लिटरेचर और आर्ट में भी इंटरेस्ट बराबर था। फिर अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसके लिए, बलबन के लिए, जो सबसे इसको बाकियों से अलग करती है, वो ये कि ये न्यायप्रिय शासक था। न्यायप्रिय शासक था और दंड इसका जो था वो कठोर था। न्याय करने के मामले में वो किसी भी तरह का लीनियंसी नहीं रखता था। और इस तरह से हम अब कंक्लूड करते हैं कि भाई जो बलबन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टास्क था वो था दिल्ली सल्तनत की जड़ों को मजबूत करना, उसको नया जीवन देना और अपनी कठिनाइयों पर दृढ़ता के साथ विजय प्राप्त कर लेना, साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बना देना, जो ताज का गिरी हुई दशा जो थी उसको चरम स्थिति पे पहुंचा देना। तो ये सब जो इसने अचीवमेंट्स बनाई, ये मतलब एक साधारण स्तर की नहीं थी। तो उस जो अव्यवस्था वाला युग था, वो जिस टाइम पे बलबन था, उस टाइम पे बलबन जैसा ही कोई लौह पुरुष सफलता प्राप्त कर सकता था। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने बलबन का इवैल्यूएशन करते हुए लिखा है कि महान योद्धा, शासक, राजनीतिज्ञ के रूप में जितने भी अब तक रूलर हुए हैं उसमें से इसको, बलबन को भारत के इतिहास में, उस टाइम के इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में सबसे काफ़ी उच्च स्थान इसको मिलता रहेगा, ऐसा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है। तो फिर बलबन ने जो इस समय पे प्रिंसिपल्स बनाए, जो सिद्धांत बनाए, जो इंट्रोड्यूस किए उसने, और जो उसको सक्सेस मिली, उसी को फिर बाद में फिर जो सुल्तान थे उन्होंने फिर फॉलो किया।